हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 11 का आपको अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर लगभग आपको 7 से 8 प्रश्न कराने वाला हूँ, जो कि आ सकते हैं पेपर में और एनुअल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, आपके सिलेबस में चाहे लघु उत्तरीय हो, चाहे अति लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय हो, सभी प्रकार के मैं प्रश्न कराता हूं ताकि आप लोगों का किसी भी प्रकार से सिलेबस छूट ना पाए, कोई भी टॉपिक आपसे छूट ना पाए स्टूडेंट। इसलिए मैं सारे वीडियो अपलोड करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन विगत वीडियो आपको देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर लेना होगा। यदि आप प्लेलिस्ट विजिट कर लेंगे तो आपको वहां से पूरा वीडियो मिल जाएगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही इसका यदि नोट्स लेना है तो 9685299149 पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। कुछ चार्ज लगेगा और आपको विधिवत हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा ऑल चैप्टर के। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, प्रकाश की फोटान प्रकृति क्या है, स्पष्ट कीजिए। मतलब प्रकाश में जो फोटान है उसका क्या दायित्व है ना। प्रकाश के कण किससे मिलकर बने होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे प्रकाश है वो किरण है, किरण के रूप में हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है, या सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, है ना। प्रकाश को रेखा कभी नहीं बोलते हैं, प्रकाश किरण बोलते हैं, क्योंकि जो प्रकाश है किरण के रूप में पहुंचती है। अच्छा, किरण के रूप में मतलब एक सीधी लाइन पे चलती है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक छोटे छोटे कण भी होंगे ना, जिसके माध्यम से ऊर्जा एक कण दूसरे कण से, फिर दूसरे कण तीसरे कण से, इस तरह से स्थानांतरित करते हुए हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। चीजें समझने की कोशिश करें, मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्रकाश से जो ऊर्जा निकल रही है वो एक रेखा के रूप में, मतलब एक किरण के रूप में हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। उस किरण में कुछ ना कुछ छोटे छोटे कण होंगे जिसके माध्यम से उस ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, और उन कणों को ही हम क्या कहते हैं, एक छोटे छोटे बंडल के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं तो फोटान के बारे में कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक बंडल को क्वांटा या फोटान कहते हैं। मतलब उन्हीं छोटे छोटे कणों को, उन्हीं छोटे छोटे बंडलों को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, फोटान कहते हैं। प्रत्येक फोटान में एक निश्चित ऊर्जा होती है, जिसे समीकरण E बराबर h न्यू द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां h प्लांक नियतांक और न्यू आवृत्ति है। ठीक है ना, चीजें क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा, जो प्रकाश है वो किरण के रूप में आती है, कहीं ना कहीं उसमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो कणों के माध्यम से ही होता होगा। तो वो जो कण है उनको माना गया कि एक छोटे छोटे बंडल के रूप में पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटान कहते हैं। मतलब बंडलों के समूह को क्वांटा या फोटान कहते हैं। चीजें क्लियर। पहला क्वेश्चन हो गया प्रकाश की फोटान की प्रकृति। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, डी ब्रागली तरंगे क्या है। डी ब्रागली का तरंग समीकरण आपको देना है। तो इसका उत्तर क्या है कि प्रत्येक गतिमान कण के साथ संलग्न, मतलब जो तरंग होती है वो क्या होती है, संलग्न होती है। गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न होती है। इस तरंग को ही डी ब्रागली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। सिंपल है यार, इसको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, बस एक बार समझ लो। प्रत्येक गतिमान कण, जैसे अभी बात कर रहे थे प्रकाश की, प्रकाश जो है किरण के रूप में चलती है, वो जो कण है वहां से कंपन करते हुए हमारी पृथ्वी तक पहुंचते हैं। उन्हीं कणों के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। समझ पा रहे हैं। अब ये जो ऊर्जा है, समझ रहे हैं, तो प्रत्येक कण अर्थात जो कण वहां से स्थानांतरित होते हुए आ रहे हैं, वो जो कण है किस रूप में, तो तरंग के रूप में, अर्थात उनके साथ एक तरंग संलग्न रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डी ब्रागली तरंग। ठीक है ना। इसका सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, लैम्डा बराबर होता है, आप लोग लिख लें, लैम्डा बराबर H/mv। ठीक, इस सूत्र को आप लोग लिख लें। यह है आपका डी ब्रागली तरंग समीकरण। ओके, चलिए अगला है द्रव्य तरंगों की विशेषताएं लिखिए। तो पहला, द्रव्य तरंगे की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं होती, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे आवेशित कणों से ही उत्पन्न होता है। तो पहला आप इसको लिख लें। और दूसरा ये होता है कि द्रव्य तरंग का तरंगदैर्ध्य कण की प्रकृति या आवेश से स्वतंत्र रहता है। ये पहला आप लिख लें, दूसरा मैं बोल रहा हूँ। पहला क्या है, द्रव्य तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं होती, मतलब ये किसी भी क्षेत्र प्लस या माइनस से क्या होते हैं, आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं होती। इससे प्रूव होता है, जैसे देखिए, द्रव्य तरंगों को किसी भी विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाए, यदि आकर्षित ना तो प्रतिकर्षित, किसी प्रकार से यदि ये नहीं होते, मतलब इसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं है, ना तो विद्युत चुंबकीय प्रकृति है। समझ रहे हैं ना। तो द्रव्य तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं होती, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे आवेशित कणों से ही उत्पन्न होती हैं। और दूसरा आपको लिख लेना स्टूडेंट, इसका लिखिए आप लोग, है ना, यहां पर नहीं लिखा है तो लिखिए आप लोग। द्रव्य तरंग का तरंगदैर्ध्य कण की प्रकृति या आवेश से स्वतंत्र रहता है। द्रव्य तरंग का तरंगदैर्ध्य कण की प्रकृति या आवेश से स्वतंत्र होता है, क्योंकि स्टूडेंट ये आवेश से उत्पन्न नहीं होता। सॉरी स्टूडेंट, ये मैंने क्या बताया कि द्रव्य
तरंग का तरंगदैर्ध्य कण की प्रकृति या आवेश से स्वतंत्र रहता है, ठीक है, क्योंकि ये खुद आवेश के कणों से उत्पन्न होता है, ये चीज लिखना है, क्योंकि ये खुद आवेश के कणों से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। देखिए, विकिरण की द्वैतीय प्रकृति से आप क्या समझते हैं? तो द्वैतीय प्रकृति, इसकी परिघटनाओं को आपको मैंने समझाया था, फोटॉन की जो प्रकृति है, प्लांक की क्वांटम सिद्धांत, सब कुछ समझाया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विकिरण की द्वैतीय प्रकृति क्या है? तो विकिरण की कुछ परिघटनाओं में तरंग की भांति तथा कुछ परिघटनाओं में कण की भांति व्यवहार करती है। विकिरण की इस प्रवृत्ति को ही द्वैतीय प्रकृति कही जाती है। मतलब दो प्रकार की प्रकृति, एक तरंग और एक कण, ठीक है ना। विकिरण को दो भागों में बांटा गया कि ये तरंग प्रकृति भी होती है और कण प्रकृति होती है स्टूडेंट, अर्थात कण की भांति भी व्यवहार को दर्शाती है, इसलिए इसे द्वैतीय प्रकृति कहते हैं। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके शब्द से ही अर्थ निकलता है, द्वैतीय प्रकृति, यानी विकिरण तरंग के रूप में और स्टूडेंट किस रूप में, कण के रूप में, है ना, यानी तरंग की भांति और कण की भांति व्यवहार दर्शाती हैं। इस कारण से इसे क्या कहते हैं, विकिरण द्वैतीय प्रकृति की होती है। अगला देखिए, तापानिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? देखिए, किसी वस्तु यदि गर्म कर दें, किसी वस्तु को गर्म कर दें, प्रकाश आपतित करें, तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। किसी वस्तु को गर्म करें, समझ रहे ना, कोई आपके पास धातु है, धातु पर प्रकाश किरणें आपतित करें, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ डायग्राम के माध्यम से। ये धातु है और ये धातु का सतह है, इस पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है। प्रकाश किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तब इससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलने लगते हैं, ठीक है। जो आपतित प्रकाश किरण स्टूडेंट, ये दो प्रकार से ऊर्जा व्यय होता है, एक इलेक्ट्रॉन को गति के लिए और एक उत्सर्जन के लिए, मतलब एक कार्य फलन के लिए और एक गतिज ऊर्जा के लिए, दो चीज यहाँ पर व्यय होता है। आइंस्टीन के आधार पर मैंने आपको समझाया था, समझ पा रहे हैं। तो जब प्रकाश किरणें क्या होती है, किसी धातु की सतह पर आपतित होती है, तो ये धातु को क्या करता है, गर्म करता है, और धातु गर्म होकर के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती है। तो इस प्रकार के उत्सर्जन को स्टूडेंट क्या कहते हैं, तापानिक उत्सर्जन कहते हैं। तो तापानिक उत्सर्जन समझ गए, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है या उस पर स्टूडेंट क्या करते हैं, गर्म करना है, चाहे जिस माध्यम से गर्म कर दो, जरूरी नहीं है कि आप किस माध्यम से गर्म करना चाहते हैं, गर्म कर दें, चाहे मतलब विद्युत क्षेत्र लगा दें, समझ रहे ना। तो यदि किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगी, समझ रहे। तो इस घटना को क्या कहते हैं, तापानिक उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश आपतित करेंगे तो सतह से उत्सर्जित होने लगेगी, तो ये प्रकाश विद्युत विसर्जन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के चार भाग होते हैं, समझ रहे ना, जैसे विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन हो गया, द्वितीयक उत्सर्जन हो गया, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन हो गया, तापानिक उत्सर्जन हो गया। सभी का मतलब यही है कि यदि उस पर ऊष्मा दी जाए तो इलेक्ट्रॉन उसकी सतह से निकलने लगते हैं। यही घटना सब में होता है। यदि ताप देंगे तो तापानिक उत्सर्जन हो जाएगा, प्रकाश देंगे तो प्रकाश उत्सर्जन हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र देंगे यानी विद्युत के चारों ओर उसके विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, तो विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन कहलाएगा। ये छोटे छोटे चीजें हैं जो कंसेप्ट क्लियर करते रहा करो। हालांकि मैं पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज में क्लियर कर देता हूं, सभी वीडियो जरूर आप देख लेना प्लेलिस्ट से। अब इसके आगे स्टूडेंट मैं एक आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप लोग बताएंगे, क्या कभी विरामावस्था में फोटॉन का अस्तित्व हो सकता है? आपको बताना है क्या कभी विरामावस्था में फोटॉन का अस्तित्व हो सकता है। सोचिए मन में। तो ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूं इसका उत्तर, कभी भी विरामावस्था में फोटॉन का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट जो प्रकाश किरणें हैं कभी विराम अवस्था में रह ही नहीं सकती, हमेशा गतिशील अवस्था में होते हैं। इसलिए उनके कण भी क्या होंगे स्टूडेंट, छोटे छोटे बंडल के रूप में पाए जाते हैं जो कि गतिशील अवस्था में पाए गए, है ना। तो विरामावस्था में फोटॉन का कभी भी अस्तित्व नहीं होता। एक और क्वेश्चन है, पदार्थ का कार्यफलन का मान किस पर निर्भर करता है? पदार्थ का जो कार्यफलन का मान है उसकी किस पर निर्भर करता है स्टूडेंट? तो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अच्छा, कार्यफलन है क्या? चीजें समझे, छोटे छोटे चीजों को समझते चला करें। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको बस शब्द में ही समझा सकते हैं। तो कार्यफलन है क्या? जैसे कोई धातु है, उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा आवश्यकता होती, जितना ऊर्जा उस पर लग रही होती है स्टूडेंट, उसे कहते हैं कार्यफलन। समझ रहे हैं? तो धातुओं में जो प्रकाश विद्युत प्रभाव यदि कराएं, चाहे तापानिक उत्सर्जन कराएं, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी वो ग्रहण करेगा, अवशोषित करेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा उसे आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? उसकी कार्यफलन। तो ये जो कार्यफलन होता है धातु के किस पर डिपेंड करता है? तो धातु की सतह पर जो प्रकृति होती है, मतलब धातु की सतह की क्या प्रकृति होती है स्टूडेंट, उस पर डिपेंड करता है। समझ पा रहे हैं? तो यदि पूछा जाए कि पदार्थ का कार्यफलन का मान किस पर निर्भर करता है, तो पदार्थ का जो कार्यफलन का मान है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इसके बाद स्टूडेंट अपन कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? इसका मान जूल में प्राप्त कीजिए। तो समझिएगा,
कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर जो ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है, उसको हम कैसे प्राप्त कर पा रहे हैं, मतलब वो ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करें, जब 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित करें तब वो जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करेगा उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसका फार्मूला होता है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ई आपका क्या है, आवेश है, बी विभवांतर है, तब किया गया कार्य कितना होगा, ई इंटू भी के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई इंटू भी के बराबर होगा। ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और भी का मान है 1, क्योंकि 1 वोल्ट है। कुल मिलाकर आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। छोटा सा क्वेश्चन है। अगला देखिए, तापानिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं और इसका जो गुण क्या है। तो तापानिक उत्सर्जन मैंने पहले बता दिया, इसके गुण आप लोग समझे। धातु का कार्यफलन कम होना चाहिए ताकि कम ताप पर ही अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। अच्छा, कार्यफलन मैंने ये भी समझाया कि जैसे किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसकी कार्यफलन कहलाती है। तो कोई भी आपके पास धातु है उसमें जितना ऊर्जा लगेगा स्टूडेंट उसे क्या कहेंगे, कार्यफलन, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए। तो कोई भी धातु है यदि उसका कार्यफलन कम है तो ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। तो धातु का कार्यफलन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक। दूसरा है धातु का गलनांक अधिक हो जिससे गर्म होने पर वह पिघल ना सके। गलनांक क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, कम ना होना चाहिए। अच्छा, गलनांक का मतलब क्या होता है, वह ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो गलनांक अधिक होना चाहिए ताकि उसको हम ताप दें, गर्म करें, ठीक है, किसी माध्यम से भी, तो वो जल्दी से जल्दी पिघल ना जाए, इसलिए उसका गलनांक थोड़ा सा उच्च होना चाहिए। तो 2 कंडीशन होता है तापानिक उत्सर्जन की। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त। ये जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है काफी हेल्पफुल होंगे और आशा और उम्मीद है इसे आप लोग अच्छे से समझे होंगे और अच्छा लगा हो। यदि पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।